नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री और पास्ट सेकेंड का चैप्टर 10th डिस्कस करेंगे। चैप्टर 10 जो कि लास्ट चैप्टर है दोस्तों, तो चैप्टर 10 है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, यानी कि 18th सेंचुरी के टाइम जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुए थे। फॉर्मेशन यानी हिंदी में उसको बोलते हैं गठन, ठीक है, राजनीतिक गठन। पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक। 18th सेंचुरी के टाइम जो जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुए थे, यानी नई नई जो राजनीतिक गठन हुए थे, उसके बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इफ यू लुक एट मैप ऑन एंड टू क्लोजली, मैप ऑन क्या है? मैप ऑन है इधर स्टेट फॉर्मेशन इन द 18th सेंचुरी। इधर मैप, ये है मैप ऑन, नए नए स्टेट, जैसे यहाँ पे नए नए स्टेट जो है फॉर्मेशन हो रहे थे, मैप ऑन है। इधर मैप टू है। मैप टू में क्या है? ब्रिटिश टेरिटरीज इन द मिड 18th सेंचुरी, ठीक है। तो जैसे आप मैप वन और मैप टू को क्लोजली देखोगे, you will notice, you will see something significant happening in the subcontinent during the first half of the 18th century. You will see का यहाँ पे मतलब है कि आपको समझ में आएगा या आप नोटिस करोगे कि समथिंग सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का यहाँ पे कहने का मतलब कुछ सिग्निफिकेंट, यानी कि नोटिस करने योग्य, यानी काफ़ी हद तक ज़्यादा हो रहा था। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर चेंजिंग होते हैं जिसको हम नोटिस नहीं कर सकते, बस सिग्निफिकेंट मतलब बहुत पर्याप्त हो रहा था जिसको आप नोटिस कर सकते हो। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कि 1701 टू 1750, ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। एक्चुअली होता क्या है, एक सेंचुरी कितने ईयर का होता है? 100 ईयर का होता है, ठीक है, 100 ईयर का। अब इसमें दो हाफ होंगे ना, एक 50-50 का, 50 प्लस 50, यानी कि फर्स्ट हाफ ईयर कितना होगा? फर्स्ट हाफ ईयर होगा दोस्तों तो 0 to 50 ईयर, और सेकेंड हाफ ईयर होगा 51 to 100 ईयर, ठीक है। यानी कि आप अगर मैप वन मैप टू क्लोजली देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि इस सब कंटिनेंट में फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के टाइम में कुछ सिग्निफिकेंट जो है घटित हो रहा था। नोटिस हाउ द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर वर रीशेप्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। और आप ये नोटिस करो कि जो मुगल एम्पायर था उसकी जो बाउंड्रीज थी, ठीक है, उसकी जो बाउंड्रीज थी वो कैसे रीशेप्ड हो गई? क्यों रीशेप हो गई? क्योंकि बहुत सारे इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र किंगडम जो है इमर्ज हो चुके थे। इमर्ज हो चुके थे मतलब कि आ गए थे, अस्तित्व में आ गए थे। अब जैसे यहाँ पे देखो मैप वन है, तो एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द मुगल एम्पायर, देखो मुगल एम्पायर की एक्सटर्नल बाउंड्री है, तो कैसे रीशेप हो चुकी है। ये जो इतना ये वाला एरिया जो है कि मुगल एम्पायर के कंट्रोल में था। बाई 1765, अब notice how another power, the British, had successfully grabbed major chunk of the territory in eastern India. ग्राब्ड का मतलब होता है दोस्तों हथियाना या हड़पना, ग्राब्ड, ग्रैब, ठीक है। और चंक्स मतलब टुकड़ा या हिस्सा आप बोल सकते हो, या इसको पार्ट बोल सकते हो। आगे क्या हुआ कि 1765 तक, बाई 1765 यानी कि तक 1765 तक आप नोटिस करो कि 1765 तक एक अनदर पावर जो कि थी ब्रिटिश, एक दूसरी पावर ब्रिटिश, जिसने सक्सेसफुली ईस्टर्न इंडिया के एक मेजर मतलब इस मुगल एम्पायर की टेरिटरी का एक मेजर हिस्सा जो है हथिया लिया था इन सब। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ब्रिटिश एम्पायर है, मतलब उस टाइम पे ब्रिटिश के अंडर में था। बंगाल इधर, इधर नॉर्दर्न सरकार, टेरिटरी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल मिड 18th सेंचुरी तक है। What these maps tell us is that political condition in 18th century India changed quite dramatically and within a relatively short span of time. आखिर में ये मैप हमको क्या बताते हैं? What these map tell us, ये मैप हमको क्या बताते हैं कि जो पॉलिटिकल कंडीशन था 18 इंडिया का, जो पॉलिटिकल कंडीशन था 18th सेंचुरी में, वो क्वाइट ड्रामेटिकली जो है चेंज हो चुका था। बहुत तेज क्वाइट मतलब बहुत काफ़ी काफ़ी तेज़ी से और ड्रामेटिकली क्या हुआ? चेंज हुआ। एंड विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, अपेक्षाकृत बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हुआ था, मतलब बहुत कम समय अंतराल में ये जो पॉलिटिकल कंडीशन था इंडिया में 18th सेंचुरी में, वो चेंज हो गया। In this chapter, we will read about the emergence of new political group in the subcontinent during the first half of the 18th century, roughly from 1707 when Aurangzeb died till the थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। इमर्ज मतलब सत्ता में आना या उत्पन्न होना, पॉलिटिकल ग्रुप यानी कि वही राजनीतिक ग्रुप्स, और उसके बाद फर्स्ट हाफ द 18 सेंचुरी यानी वही जो हमने बात किया था 1701 टू 1750।
रफली मतलब मोटे तौर पर, बैटल मतलब लड़ाई। यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ रफली कहाँ से कब से कब तक, रफली 1707 में 1707 यानी जब औरंगजेब 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तब से लेके 1761 तक जब पानीपत का थर्ड बैटल हुआ, ठीक है, उसके इसके दौरान सब कॉन्टिनेंट में इमर्ज हुआ नया पॉलिटिकल ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे 18th सेंचुरी के हाफ में रफली 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तब से लेकर 1761 तक जब पानीपत का थर्ड बैटल हुआ था, उसके दौरान सब कॉन्टिनेंट में हुए नए पॉलिटिकल ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे। द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर, द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। क्राइसिस मतलब होता है संकट, यानी कि जो मुगलों का एम्पायर था उस पर किस प्रकार से संकट आए, कैसे संकट आए, और बाद में मुगल्स का क्या हुआ। इन चैप्टर 4 यू saw how the Mughal empire reached the height of its success and started facing a variety of crises toward the closing year of the 17th century। तो यहाँ पे क्लोजिंग ईयर ऑफ द 17th सेंचुरी का मतलब 17वीं सेंचुरी के बाद वाले वर्ष जो हुए, मान लो 17th सेंचुरी के बाद वाले वर्ष जो थे उनकी बात यहाँ पे की गई है, यानी कि 1691 आप मान सकते से 1700 तक। यानी कि जैसा कि चैप्टर 4 में हमने देखा कि मुगल एम्पायर जो है अपनी सफलता की हाइट पे पहुंच चुका था, एकदम पीक पे पहुंच चुका था, और उसके बाद उसने नंबर ऑफ बहुत सारी वैरायटीज के बहुत सारे उसने क्राइसिस जो है क्लोजिंग ईयर ऑफ 17th सेंचुरी में उसको फेस करना पड़ा। दीज वर काज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब इसका ऐसा क्यों होता था, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऐसा क्यों हुआ, मतलब इतने क्राइसिस क्यों आए। एम्परर औरंगजेब हैड डिप्लेटेड द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर बाय फाइटिंग अ लॉन्ग वॉर इन द डेक्कन। डिप्लेटेड मतलब खाली कर देना या खर्च कर देना। जैसे कि हुआ क्या था, जो एम्परर औरंगजेब थे और डेक्कन में एक बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, तो उतने लंबे तक टाइम तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, इस वजह से जो उनका जो फाइनेंशियल रिसोर्स था, जैसे मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्स था, उसको डिप्लीटेड कर दिया, यानी कि उसको खाली कर दिया था। अंडर हिज सक्सेसर्स द एफिशिएंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन। अंडर हिज सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी, उनके उत्तराधिकारी, किनके उत्तराधिकारी, औरंगजेब के। जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे उनके टाइम में जो इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी इफिशियंसी जो है खत्म होने लगी। ब्रोक डाउन मतलब खत्म होने लगी, इफिशियंसी मतलब कुशलता, कार्य कुशलता, यानी राज्य की जो एडमिनिस्ट्रेशन इफिशियंसी थी वो क्या हो, धीरे धीरे खत्म होने लगी। It became increasingly difficult for the later Mughal emperor to keep a check on their powerful mansabdars। यहाँ पे इंक्रीजिंगली मतलब बहुत काफी हद तक बहुत ज्यादा जो बढ़ चुका था, डिफिकल्ट मतलब बहुत ही कठिन था। कीप अ चेक ऑन देयर मनसबदार, चेक का मतलब यहाँ पे होगा उनको कंट्रोल में रखना या वश में रखना। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि उनके सक्सेसर आए। अब सक्सेसर पे यहाँ पे बोला ना लेटर मुगल एम्पर, यानी बाद के जो मुगल एम्पर आए उनके लिए जो उनके पावरफुल मनसबदार थे उनको कंट्रोल में रखना बहुत बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो चुका था। नॉबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर्स, सुबदार often control the offices of revenue and military administration, दीवानी एंड फौजदारी एज वेल। गवर्नर पे यहाँ पे किसको बोला गया, सूबेदार को, जो सूबेदार होते थे उनको गवर्नर बोला। तो नॉबल्स अपॉइंटेड यानी जो नॉबल नॉबल यानी कि अभिजात वर्ग के लोग, जो बड़े लोग होते थे उनको नॉबल बोला गया है। तो जो नॉबल लोग एज ए गवर्नर अपॉइंट किए गए थे वो ऑफन कंट्रोल द ऑफिसर्स ऑफ रेवेन्यू मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। या वो तो सूबेदार तो थे ही, उसके बाद जो है कि वो रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को भी गवर्न करते थे, ठीक है। रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दीवानी और फौजदारी भी वही उन्हीं के अंडर में थी। दिस गिव देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स ओवर वास्ट रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है विशेष, बहुत ज़्यादा। अब आगे क्या हुआ कि जो नॉबल्स थे वो तो सूबेदार थे ही, साथ साथ वो मिलिट्री और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके कंट्रोल में था। तो इससे क्या हुआ कि जो मुगल एम्पायर का जो मुगल एम्पायर का एक वास्ट रीजन था उस पे उन सूबेदार को क्या हुआ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर जो है मिल गया। एज द गवर्नर कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, द पीरियोडिक रिमिशन ऑफ रेवेन्यू टू द कैपिटल डिक्लाइन। कंसोलिडेटेड यानी कि मजबूत कर लेना, और यहाँ पे देखना दो वर्ड दिए गए, तो पीरियोडिक रिमिशन
दूसरा है कैपिटल डिक्लाइन, यानी कि रेमिशन, यानी कि पहले से ऑलरेडी जो रेवेन्यू था तो कम हो गया था, बट डिक्लाइन, कैपिटल डिक्लाइन यानी वो और भी ज़्यादा गिर गया। यानी कि जैसे जो गवर्नर होते थे, जब वो प्रोविंस पे पूरी तरीके से अपना कंट्रोल जो है उसको अपनी पावर जो है या अपना कंट्रोल जो है कंसोलिडेट कर लेते थे या मजबूत कर लेते थे, उसके बाद क्या जो रेवेन्यू होता था पीरियोडिक, मतलब जो हमेशा रेवेन्यू जैसे मंथली जो भी रेवेन्यू जाता था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, रेवेन्यू यानी कि राजस्व की जो मात्रा होती है उसमें कमी आती गई, लगातार वो डिक्लाइन होता गया, कमी धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई। Peasant and Zamindari rebellions in many parts of the northern and western India added to to these problems. रेबेलियन मतलब विद्रोह, और यहाँ पे एडिट का मतलब होगा, जैसे एडिट किया यहाँ पे गंभीर बना दिया और जोड़ दिया। तो हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्दर्न नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के बहुत सारे पार्ट में पीजेंट और जमींदारी जो विद्रोह था उससे इस प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा गंभीर हो गई। These revolts were sometimes caused by the pressure of mounting taxes. माउंटिंग टैक्सेस का यहाँ पे मतलब है जो उन पे टैक्स लगाया जाता था उसको बोला गया है। माउंटिंग यानी कि जैसे थोपना या टैक्स लगाना, या आप बोल सकते हो यहाँ पे माउंटिंग टैक्स यानी कि बढ़ते हुए टैक्स। और समटाइम्स क्या होता था, जो ये रिवोल्ट होता था वो किसकी वजह से होता था, प्रेशर ऑफ द माउंटिंग टैक्स, यानी कि बढ़ते हुए टैक्सेस के प्रेशर की वजह से रिवोल्ट होता था। एट अदर टाइम्स दे वर अटेम्प्ट बाय पावरफुल चिफ्स टू कंसोलिडेट देयर ओन पोजीशन। और कभी-कभी क्यों होता था ऐसा? और कभी एट अदर टाइम यानी कि और कभी-कभी ऐसा इसलिए होता था कि जो पावरफुल चिफ्टेन्स है वो कराते थे ताकि जो है अपने पोजीशन को और कंसोलिडेट कर सके। मुगल अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज्ड बाय रिबेलियस ग्रुप्स इन द पास्ट एज वेल। और पास्ट में भी जो ये ये लोग थे, इन्होंने मुगल अथॉरिटी को जो है चैलेंज किया था। से मुगल अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज बाय रिबेलियस ग्रुप, जो रिबेलियस ग्रुप थे यानी जो विद्रोह करते थे, इन विद्रोहियों द्वारा मुगल अथॉरिटी को पास्ट में भी चैलेंज किया गया था। बट दीज ग्रुप्स वर नाउ एबल टू सीज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द रीजन टू कंसोलिडेट देयर पोजीशंस। दीज ग्रुप्स यानी कि जो ग्रुप इनको रेबल कर रहे थे, विद्रोहियों के जो ग्रुप थे, अब इस टाइम वो क्या हो चुके थे, एबल टू सी द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द रीजन, उस रीजन के जो उस रीजन का जो इकोनॉमिक रिसोर्स था उसको ये लोग सीज कर दिए थे, यानी उसको क्या कर दिए थे, सीज कर लिए थे, ताकि इनका जो पोजीशन है वो कंसोलिडेट हो सके और भी मजबूत हो सके। देखो किसी रीजन में अगर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ही बंद हो गया किसी रीजन का जाना, तो वो सीधी सी बात हो वीक हो जाएगा। The Mughal emperor after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of political and economic authority into the hand of provincial governor, local chieftains and other groups. अरेस्ट का मतलब यहाँ पे होगा ना कि रोकना। तो क्या हुआ कि जो औरंगजेब की डेथ हो गई तो उसके बाद जितने भी मुगल एम्परर आए वो वो जो है कि रोकने में अनेबल हो गए। क्या रोकने में, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अथॉरिटी था वो धीरे धीरे क्या हुआ, प्रोविंशियल गवर्नर, लोकल चिफ्टेन और अदर ग्रुप्स के हाथों में जाने लगा। इसको रोकने में जो औरंगजेब के बाद जो भी मुगल एम्परर आए थे वो अनेबल रहे, असमर्थ रहे, नहीं रोक पाए। ठीक है, यानी कि क्या देखा हमने कि यहाँ पे धीरे धीरे मुगल सत्ता क्यों कमजोर हो गई, कि बहुत बार क्या होता, पीजेंट और जमींदारी जो है थे ये रेबेल कर जाते थे। फिर उसके बाद जो है कभी कभी लड़ाई हो, मतलब रेबेल करते थे क्यों, ताकि जो है कि इन द प्रेशर ऑफ माउंटिंग टैक्सेस। और दूसरे टाइम में तो कभी कभी क्या होता था, जो लोकल चिफ्टेन होते थे ना ये जानबूझकर जो विद्रोह कराते थे इसलिए कि इनका जो पावर है, जो पोजीशन है वो कंसोलिडेट हो जाए। इनका अटेम्प्ट होता था, यानी इनकी कोशिश होती थी ऐसा करने की। ठीक है, बाकी इधर हमने देखा कि क्योंकि इनका जो मुगल का रीजन था वहाँ का इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है कि इनके विद्रोहियों द्वारा जो रिबेलियस ग्रुप थे उस उनका इकोनॉमिक रिसोर्सेज को ही सीज कर लिया। अब ये रिसोर्सेज विद्रोहियों के पास जा रहे थे तो इनकी कंडीशन जो है, पोजीशन ज़्यादा कंसोलिडेट हो रही थी। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ कि इन द मिड्स ऑफ दिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस द रूलर ऑफ ईरान नादिर शाह sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amount of wealth. मिड्स का मतलब होता है इन सब के बीच, जो क्राइसिस यानी कि जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। सैक्ड मतलब लूटना, और प्लंडर मतलब लूटा हुआ माल, चुराया हुआ माल लूट कर या चुरा कर ले जाना। ठीक है, यानी जो भी मटेरियल इनका जो भी माल था, जो भी वेल्थ था उसको चुरा कर ले जाना, उसको प्लंडर बोलेंगे। या प्लंडर का मतलब से लूटता माल होता है। ठीक है, तो हुआ क्या इसके बाद, इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा। तो इन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच क्या हुआ, जो ईरान का रूलर था नादिर शाह, उसने 1739 यानी कि 1739 में दिल्ली सिटी पर आक्रमण किया
और सब कुछ वहाँ का जो एक इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ था वहाँ पे लूट कर वो दूसरी जगह ले गया। मतलब एक बोलते हैं ना, गरीबी में आटा गिन। पहले से ही मुगल अथॉरिटी कमजोर पड़ रही थी, उसके बाद भी इधर से नादिर शाह ने हमला बोल दिया और सारा माल जो है लूट कर लेके चला गया। This invasion was followed by a series of plundering raids by the Afghan ruler Ahmad Shah Abdali, who invaded North India 5 times between 1748 and 1761। अब इसके बाद क्या हुआ, यानी नादिर शाह ने जब 1739 में लूट लिया दिल्ली को, उसके बाद एक इस इन्वेशन के बाद फॉलोड बाई माने उसके बाद जो है बहुत सारे इन्वेशन हुए और बहुत सारे सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेड पड़े, किसके द्वारा, अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। यानी कि नादिर शाह के द्वारा आक्रमण के बाद दिल्ली पर, तो अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली के इन्वेशन का या उसके आक्रमण का तो एक सीरीज लग गया है, सीरीज मतलब तांता पड़ गया। जो क्यों तांता पड़ गया, क्योंकि जो अहमद शाह अब्दाली था दोस्तों, वो इंडिया के हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया पे 1748 से 1761 के बीच 5 बार जो है उसने इन्वेड किया था, आक्रमण किया था। Already under severe pressure from all sides, the empire was further weakened by competition among different group of nobles। अब आगे क्या हुआ कि जैसे कि ऑलरेडी अभी मुगल सत्ता, जो मुगल अथॉरिटी थी दोस्तों, हमने देखा उस पे कि इतना ज़्यादा आक्रमण हुआ, उसके बाद आक्रमण हुआ, सारे लूट का माल वो बाहर लेके चले गए, ठीक है। ये ऑलरेडी कमज़ोर था, जो मुगल एम्पायर था औरंगजेब के बाद, वो वीक वीक होता चला गया। उसके बाद उस पर लूट भी इतना ज़्यादा हो, तो अब जब कोई भी किंगडम जो है, कोई भी एम्पायर जब कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो क्या होता है, बहुत चारों साइड से प्रेशर आने लगता है। प्रेशर आने द सेंस, कोई यहाँ से हमला ना कर दे, कोई यहाँ से हमला कर दे, कोई यहाँ से कुछ आंतरिक प्रेशर रहेगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, कहीं पर टैक्सेस जो है अच्छे से नहीं आ पा रहे हैं, तो इस सबको प्रेशर बोलेंगे। बहुत सारे इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जो है कि प्रेशर आता है। तो ऑलरेडी अंडर सिवियर प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड, यानी कि जो मुगल सत्ता थी उस पर ऑलरेडी, जो एम्पायर था उस पर चारों साइड से प्रेशर था। दे जो उसके बावजूद जो एम्पायर था वो और ज़्यादा वीक होगा, क्यों, क्योंकि जो कंपटीशन चल रहा था बहुत डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नॉबल्स के बीच में, इसकी वजह से जो अथॉरिटी थी मुगल सत्ता की वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई। दे वर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स और फैक्शंस, द ईरानीज एंड तुरानीज, नॉबल्स ऑफ टर्किश डेसेंट। आगे क्या हुआ कि जो नॉबल्स थे ये दो ग्रुप में डिवाइडेड थे, कौन कौन, एक मेजर ग्रुप में कौन कौन, एक तो ईरानीज थे, दूसरे तुरानीज थे। तुरानीज कौन थे, नॉबल्स ऑफ तुर्की डेशन, यानी जो टर्की से आए हुए थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम द लेटर मुगल एम्परर वर puppets in the hand of either one or the other of these two powerful groups। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसा कि हमने देख लिया, जो ये नॉबल्स का ग्रुप था वो दो ग्रुपों में डिवाइड थे, तो ईरानी, दूसरे दूसरे तुरानीज। तो आगे क्या हुआ कि जो लेटर मुगल एम्परर थे, बाद के जो मुगल बादशाह थे, जो भी मुगल एम्परर थे, वो पपेट्स मतलब कठपुतली, वो जो है एक लंबे टाइम तक इन 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 दोनों ग्रुपों में से या तो एक का या तो दूसरे का जो है कि हाथों की कठपुतली बने हुए थे। टू पावरफुल ग्रुप्स, कौन टू पावरफुल ग्रुप्स थे, ईरानीज और तुरानीज, यानी जो मुगल एम्परर थे बाद वाले, वो इन दोनों में से किसी एक ईरानीज के या तुरानीज के हाथों के जो है कठपुतली बने हुए थे। द वर्स्ट पॉसिबल humiliation came when two Mughal emperors, Farooq Siyar and Alamgir II, were assassinated, and two others, Ahmad Shah and Shah Alam II, were blinded by their nobles। वर्स्ट मतलब बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो या बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति। ह्यूमिलिएशन मतलब हत्या, जैसे कि फारूक शियार कब से कब था, 1713 से 1719 तक, और आलमगीर कब सेकंड कब से कब था, 1754 से 1759 तक। अहमद शाह कब से कब तक, 1748 टू 1754। शाह आलम टू कब से कब तक, सेकंड कब तक, 1759 1860 तक, ठीक है। यानी कि बेहद आपत्तिजनक या बेहद अपमानजनक स्थिति, सिनेरियो या स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों, एक तो फारूक शियार, दूसरा आलमगीर सेकंड या आलमगीर द्वितीय, इनकी हत्या हो गई, ठीक है। आलमगीर द्वितीय और फारूक शियार की हत्या हो गई, और दो अन्य बादशाह, कौन कौन, अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय, उनको जो है नॉबल्स ने अंधा कर दिया। नॉबल्स इतने थे, मतलब इन्होंने, नॉबल्स ने इनको क्या किया, अंधा कर दिया, किसको किसको, अहमद शाह को और शाह आलम द्वितीय को। दोस्तों फर्स्ट सोर्स बॉक्स में देखते हैं, पहला सोर्स बॉक्स है रिच हार्वेस्ट एंड इम्प्टी कॉफर्स। हार्वेस्ट मतलब फसल, रिच मतलब बहुत अधिक मात्रा में, मतलब एक हम बोल सकते हैं कि भरपूर भरपूर फसल, और इम्प्टी कॉफर्स, कॉफर्स मतलब होता है तिजोरी, लोहे की जो तिजोरी होती है उसको कॉफर्स बोलते हैं, इम्प्टी कॉफर्स।
The following is a contemporary writer's account of the financial bankruptcy of the empire. कंटेम्पोरेरी मतलब होता है तत्कालीन, और फाइनेंशियल बैंक्रप्सी मतलब जो दिवालियापन आ जाता है। बैंक्रप्सी मतलब होता है दिवालिया। एम्पायर मतलब राज्य, यानी कि एक तत्कालीन राइटर ने एम्पायर की फाइनेंशियल बैंक्रप्सी का वर्णन इन शब्दों में किया है। क्या? द ग्रेट लॉर्ड्स आर हेल्पलेस एंड इम्पोवरिश्ड। द ग्रेट लॉर्ड्स आर हेल्पलेस एंड इम्पोवरिश्ड। यहाँ पे लॉर्ड का मतलब जो जमींदार होते थे, बड़े बड़े जमींदार। इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है कि गरीब। ठीक है, यानी कि जो बड़े जमींदार थे वो हेल्पलेस और गरीब हो गए हैं। दियर पीजेंट्स रेज 2 क्रॉप्स अ ईयर, बट दियर लॉर्ड्स सी नथिंग ऑफ ईदर, एंड दियर एजेंट्स ऑन द स्पॉट आर वर्चुअल प्रिजनर्स इन द पीजेंट्स हैंड्स, लाइक अ पीजेंट केप्ट इन हिज क्रेडिटर्स हाउस until he can pay his debt। डेब्ट का मतलब होता है कि ऋण, कर्ज। तो आगे क्या होता है कि जो पीजेंट्स हैं वो, कौन पीजेंट? जो जमींदार के पीजेंट होते थे ना, तो जमींदार के जो पीजेंट होते थे वो साल में 2 क्रॉप्स उगाते थे। बट उनके जो लॉर्ड होते थे, जो उनके जो जमींदार होते थे, उनको दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता था। ठीक है, यानी उनके पीजेंट साल में 2 फसलें उगाते थे, बट दियर लॉर्ड सी नथिंग ऑफ ईदर। उन दोनों फसलों में से उनके लॉर्ड को, यानी जमींदार को, कुछ भी नहीं मिलता था। एंड दियर जो उनके एजेंट होते थे, किसके? जमींदार के, ऑन द स्पॉट आर वर्चुअल प्रिजनर्स इन द पीजेंट हैंड। जो उनके एजेंट थे वो पीजेंट के हाथों में एक वर्चुअल एजेंट बन गए थे, मतलब एक कठपुतली बन गए थे। कैसे? जैसे कि एक पिजन जो होता है, एक क्रेडिटर के हाउस में तब तक रहता है। क्रेडिटर मतलब जो जो कर्ज देता था। ठीक है, जैसे कि एक पिजन जो क्रेडिटर के घर में तब तक रहता था, एज ए नौकर बन के तब तक रहता था जब तक कि वो कर्ज चुका नहीं देता था। So complete is the collapse of all order and administration, that though the peasant reaps a harvest of gold, his lord does not see so much as wisp of straw। विस्प ऑफ स्ट्रॉ का मतलब यहाँ पे दोस्तों कि तिनका। कोलैप्स मतलब खत्म होना, चकनाचूर हो जाना। तो आगे क्या 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 होता है कि जो ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन था एम्पायर का, वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था। ठीक है, दैट दो, यद्यपि जो किसान होते थे, रिप्स हार्वेस्ट ऑफ गोल्ड, मतलब काटना, हार्वेस्ट ऑफ मतलब कि जो भी वो फसलें काट रहे थे, मतलब अंधाधुंध फसल हो रही थी, उसको यहाँ पे बोला गया कि जैसे कि मानो कि पिजन जो है सोने की खेती कर रहे हो, बट जो उनके लॉर्ड, उनके जो जमींदार होते थे, उनको एक तिनका भी उसमें से नहीं मिलता था। हाउ देन कैन द लॉर्ड कीप द आर्म फोर्स ही शुड। अब बताओ, इस कंडीशन में जो जमींदार होता था वो आर्म फोर्सेज, जो आर्म फोर्सेज जो होती थी, वो कैसे रख सकता था जिनकी उनसे आशा की जाती थी। ही शुड मतलब जो उनको रखना चाहिए था, या जो उनसे आशा की जाती थी। हाउ कैन ही पे द सोल्जर्स हु शुड गो बिफोर हिम व्हेन ही गोज आउट, और द हॉर्समैन हु शुड राइड बिहाइंड हिम। अब इससे क्या होगा कि भैया जब उनको मिलेगा ही नहीं, एक तिनका भी नहीं मिलता था, कुछ भी रेवेन्यू मिलना, सब कुछ मिलना बंद ही हो गया था। तो वो अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे जाया करते थे, बिफोर हिम यानी उनके आगे आगे चलते थे। और जो हॉर्समैन होते थे, यानी जो घुड़सवार होते थे, उनके जो ठीक पीछे चलते थे, अब उनको पैसे कहाँ से देंगे वो। अब दोस्तों देखते हैं सेकंड सोर्स बॉक्स में, नादिर शाह अटैक दिल्ली। जो नादिर शाह ने दिल्ली पे अटैक किया था उसके बारे में। द डिवास्टेशन ऑफ दिल्ली आफ्टर नादिर शाह इन्वेशन वाज डिस्क्राइब्ड बाय कंटेम्पोरेरी ऑब्जर्वर्स। डिवास्टेशन मतलब होता है जो विध्वंस हुआ था, तोड़ फोड़ जो हुई थी, यानी कि नादिर शाह के इन्वेशन के बाद या नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली में जो विध्वंस हुआ, उसका वर्णन जो है कंटेम्पोरेरी ऑब्जर्वर के द्वारा किया गया है। वन डिस्क्राइब द वेल्थ लूटेड फ्रॉम द मुगल ट्रेजरी एज फॉलोज। इनमें से एक ने जो मुगल ट्रेजरी था उससे जो है किस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह किया है। कैसे? 60 lakhs of rupees and some thousand gold coins, nearly 1 crore worth of gold ware, nearly 50 crores worth of jewels, most of them unrivaled in the world, and the above included the peacock throne। गोल्डवेयर का मतलब होता है सोने का बर्तन। गोल्डवेयर यानी नॉर्मली कुछ भी सोने का बना हुआ, तो यहाँ पे जो है सोने का बर्तन होगा। और ज्वेल्स यानी कि ज्वेलरी जो होती थी, गहने आभूषण। अनरिवल का मतलब होता है कि अनराइवल का मतलब होता है बेमिसाल या बेजोड़, यानी वर्ड में कोई भी उसके तरह ना हो। यानी कि किसने एक लिखा था, मुगल ट्रेजरी से जो लूट हुई थी, क्या कि 60 lakhs ऑफ रुपीज, यानी 60 लाख रुपए। उस टाइम में सोचो 60 लाख रुपए कितने होते थे। सम थाउजेंड गोल्ड कॉइन्स, कई हजार जो सोने के सिक्के,
और 1 करोड़ की जो है सोने की बर्तन और nearly 50 crores worth ऑफ ज्वेल्स, यानी जो आभूषण से लगभग 50 करोड़ के आभूषण, द मोस्ट ऑफ देम अनराइवल्ड इन द वर्ल्ड, जो उनमें से ज्यादातर ऐसे थे जो कि वर्ल्ड में कहीं पे भी उनका मुकाबला करना नामुमकिन था। एंड अब इंक्लूडेड द पिकॉक थ्रोन, और एक पिकॉक थ्रोन था, मयूर का सिंहासन जो है वो लूट के ले गए। अब आता है अनदर अकाउंट डिस्क्राइब द इन्वेशंस इम्पैक्ट अपॉन दिल्ली। जो दूसरा अकाउंट है उसमें उस वो क्या डिस्क्राइब करता है कि इन्वेशन इम्पैक्ट अपॉन दिल्ली, जो इन्वेशन हुआ उससे दिल्ली पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। दोज हु हैड बीन मास्टर्स वर नाउ इन डायर स्टेट्स। डायर स्टेट का मतलब है बहुत ही दर्दनाक हालत, ठीक है, यानी कि जो पहले जो कभी मालिक हुआ करते थे अब वो बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। एंड दोज हु हैड बीन डिवर्ड कुड नॉट इवन गेट वाटर टू क्वेंच देयर थर्स्ट। रिवर्ट का मतलब यहाँ तो बहुत इज्जत दिया दिया जाना, ठीक है, यानी कि वो जिनको बहुत इज्जत दी जाती थी अब उन्हें पानी भी कोई नहीं पूछता था, मतलब उनको पीने को पानी भी नहीं मिलता था ताकि वो अपनी प्यास को बुझा सके। The recluse were pulled out of their corners। रिक्लू मतलब अलग थलग लोग जो थे उनको जो है वहां से कॉर्नर से खींच कर जो है बाहर निकाल दिया गया था। दी वेल्दी वर टर्न इनटू बेगर्स, जो वेल्दी लोग थे वो अब भिखारी हो चुके थे, बेगर हो चुके थे। दोज हु वंस सेट द स्टाइल इन क्लॉथ्स नाउ वेंट नेक्ड, जो पहले कपड़े पहन कर एक स्टाइलिश कपड़े पहन कर बाहर निकलना था अब वो बेचारे जो है नंगे निकलते थे, नंगे हो चुके थे। एंड दोज हु ओन प्रॉपर्टी वर नाउ होमलेस, अब जो पहले प्रॉपर्टी ओन करते थे अब वो होमलेस हो चुके थे। द न्यू सिटी शाहजहांबाद वाज टर्न इनटू रबल, जो नई सिटी थी शाहजहानाबाद, शाहजहांबाद उस टाइम की शाहजहानाबाद, वो अब एक रबल में टर्न हो चुकी थी, रबल हो चुकी थी, यानी एक मलबा हो चुका था। नादिर शाह देन अटैक द ओल्ड क्वार्टर ऑफ द सिटी एंड डिस्ट्रॉयड द होल वर्ल्ड दैट एग्जिस्टेड देयर। अब उसके बाद क्या हुआ, जो नादिर शाह था उसने जो है शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की जो सारी की सारी दुनिया थी सब कुछ उसने तबाह कर डाला। आज 1779 पोर्ट्रेट ऑफ नादिर शाह, एक 1779 की नादिर शाह की ये तस्वीर है। इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी नए स्टेट का या नए राज्यों का इमरजेंस, इमरजेंस मतलब उदय, नए राज्यों का उदय। विद द डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर्स, द गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंसेस, सूबेदार्स एंड द ग्रेट जमींदार्स कंसोलिडेटेड देयर अथॉरिटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब आगे क्या हुआ दोस्तों कि जब मुगल अथॉरिटी जो थी वो डिक्लाइन हो गई, मुगल एम्परर की जो अथॉरिटी थी वो डिक्लाइन हो गई या मुगल सत्ता जब डिक्लाइन हो गया तो बड़े बड़े प्रोविंसेस के जो गवर्नर और सूबेदार थे, और द गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंसेस, सूबेदार एंड द ग्रेट जमींदार, यानी कि जो गवर्नर हुआ करते थे लार्ज प्रोविंसेस के जैसे कि सूबेदार और जमींदार, ये जो है डिफरेंट सब इस सब कंटिनेंट के डिफरेंट पार्ट में इन्होंने अपना अपनी पावर को या अपनी अथॉरिटी को और कंसोलिडेट कर लिया, कंसोलिडेट द सेंस और ही मजबूत बना लिया। थ्रू द 18th सेंचुरी द मुगल एम्पायर ग्रेजुअली फ्रेगमेंटेड इनटू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स। थ्रू द 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी के दौरान, फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है टूटना, बिखर बिखर जाना, कई खंड में हो जाना। जो मुगल एम्पायर था ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ, कई इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट में फ्रेगमेंट हो गया या टूट गया। Broadly speaking, the states of the 18th century can be divided into three overlapping groups. ब्रॉडली का मतलब होगा मोटे तौर पर, यानी मोटे तौर पर 18th सेंचुरी के राज्यों को तीन जो है कि ओवरलैपिंग ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, फर्स्ट तो कि स्टेट्स दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंस लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, यानी कि अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे स्टेट्स जो पहले पहले जो है मुगल प्रोविंस हुआ करते थे। ऑल्दो एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट, द रूलर्स ऑफ दिस स्टेट डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मल टाइज विद द मुगल एम्परर। एक्चुअली क्या था कि हालांकि इन राज्यों, इन स्टेट्स के जो शासक थे ना वो बहुत ही पावरफुल थे और काफ़ी हद तक वे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट थे, और उन्होंने मुगल बादशाह से अपनी जो फॉर्मल टाइज था उसको ब्रेक नहीं किया, उसको तोड़ा नहीं। और सेकंड में क्या होना आता था, सेकंड था कि states that had enjoyed considerable independence under the Mughals as वतन जागीर्स, यानी कि ऐसे स्टेट जो मुगल के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफी इंडिपेंडेंट थे या स्वतंत्र थे। दीज इंक्लूडेड सेवरल राजपूत प्रिंसिपलिटीज, इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। और थर्ड कौन था, थर्ड द लास्ट ग्रुप इंक्लूडेड स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठास, सिख्स एंड अदर लाइक द जाट्स। थर्ड वाली श्रेणी में मराठा, सिख तथा जाटों के स्टेट आते थे।
These were of differing size and had seized their independence from the Mughals after a long drawn armed struggle. ये विभिन्न साइज के थे और इन्होंने कड़े और लंबे संघर्ष के बाद, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, मुगलों से स्वतंत्रता जो है छीन कर ली थी। ठीक है, यानी कि जो हमने देखा कि जो ब्रॉडली स्पीकिंग ऑफ स्टेट 18th सेंचुरी को 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला तो ऐसे स्टेट्स जो कि पहले मुगल प्रोविंस में आते थे, स्टेट दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंस, पहले जो मुगल प्रोविंस थे जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद। और सेकंड कौन था? सेकंड स्टेट दैट हैड एंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल एज वतन जागीर, यानी कि ऐसे स्टेट जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र है। और थर्ड कौन सा ग्रुप था? द लास्ट ग्रुप इंक्लूडेड स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा, सिख एंड अदर लाइक जाट्स। और थर्ड ग्रुप में मराठा, सिख तथा जाटों के स्टेट जो है आते थे। जैसे यहाँ पे हम एक पोर्ट्रेट पेंटिंग यहाँ पे देखते हैं, फिगर 2, फारूक सियार रिसीविंग ए नोबेल इन कोर्ट। फारूक सियार एक नोबेल रिसीव कर रहे हैं कोर्ट में, यानी दरबार में। यहाँ पे रिसीविंग ए नोबेल यानी एक ये नोबेल है, ये है फारूक सियार। ठीक है, यानी कि एक नोबेल के दरबार में स्वागत करते हुए फारूक सियार। तो हमने देख लिया दोस्तों कि कैसे कैसे जो है नए स्टेट जो है इमर्ज हुए थे, उनको उनके 3 ग्रुपों को देख लिया 10th सेंचुरी के। ओवरऑल यानी कि धीरे-धीरे जो मुगल सत्ता थी वो कैसे-कैसे वीक होती जा रही थी। कभी-कभी जो है कि नॉबल्स लोग का मतलब जो ज़मींदार होते थे, उनकी रणनीति रहती थी, वही रिवोल्ट कर जाते थे। कभी विद्रोही भी अलग-अलग से थे, मतलब बहुत कई सारे जो फैक्टर्स थे, जिसकी वजह से वो जो है डिक्लाइन हो गया मुगल एम्पायर। और औरंगज़ेब ने बहुत सारा जो है कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज़ जो था, खत्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि दक्कन में बहुत लंबे टाइम तक वॉर चली थी।